शर्म आएगी आपको कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है। और ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपको अफसोस होगा कि हम वो किसकी उम्मत हैं, हम किसकी उम्मत हैं, किसके नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे ये हमारा मुल्क बना था। और आज देखिए, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%, मजबूर लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता था इसलिए सब पे भारी हो गया? क्या ये हमारा मुल्क? दूसरी तरफ देखे, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में। और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। तो हमने उसको वहां जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील। और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके कंट्रोल में सारी। मैं क्योंकि मैं इधर मेंबर पार्लियामेंट था, ऑपोजिशन ना होने के बराबर। जो ऑपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था, राइट। और वो आदमी जिसके पीछे अमेरिका उनकी जंग लगा था, सब कुछ, वो इनके प्रेशर में आके इन दोनों को एनआरओ दिया। और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। इन दोनों ने आके एनआरओ लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। स्पीकर साहब, 6,000 अरब से हमारा कर्जा जो टोटल लायबिलिटीज 30,000 अरब पे पहुंचा दी। आज हमारे ऊपर क्या मसला है? हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। ये जो महंगाई है इसके बाद मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले ये बात कंप्लीट कर दूं। देखिए स्पीकर साहब, मैं ये 2.5 साल से तमाशा देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। करप्शन के केसेस हमने नहीं बनाए थे स्पीकर साहब, ये सारे इनके दौर के केसेस बने हुए इनके ऊपर। आपस में तो इनका मुकबका था, अपना नैब का चेयरमैन आपस में मिलकर केसेस इनके बंद कर रहा है। अदलिया उस वक्त की अदलिया वो इनके हाथ में थी, इनको तो मसला ही कोई नहीं था। वह $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहां से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 मिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पीकर साहब, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं। देखें, जब तक हम इस मुल्क में अपनी अखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, वो सरकारी नौकर, वो तो बेचारा
जो निचला तबका है वो तो वाकई जिस तरह शेख रशीद ने कहा है, महंगाई जो बढ़ी है, बेचारे लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। उनको हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ईमानदार बने, और ये जिनका इतना इनके पास पैसा है स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं इनको खुद नहीं पता कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। इतना 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये पैसा, और 30 साल से पैसा चोरी करके अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालो सारे चोर मिलके कि जी कभी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी हम वो निकलाते हैं वो। आप सोचें फैटफ के ऊपर, अब फैटफ हमारी वजह से तो नहीं फैटफ पे हम ग्रे लिस्ट में आए, ये तो नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में आए हैं। अब अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाता है तो यहां सबको पता है कि सैंक्शन लग जाएंगे, तो आगे मुश्किल से हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, मुश्किल से। अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इकोनॉमी सीधी नीचे। आज जो लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है, और मुश्किल पड़ी हुई है हमारे लोगों को महंगाई की, उसकी वजह यह है कि हमारा रुपया जो था तकरीबन 107 रुपए का, आज 160 रुपए का। तो जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें बाहर से महंगी हो जाती है, पेट्रोल, डीजल, बिजली। अब बिजली की आधी बिजली उनसे बाकी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो सब कुछ बाहर से। दालें महंगी, जो चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, घी महंगा, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये सोच लें कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएं, अगर हमारे ऊपर फैटफ की सैंक्शंस लग जाती, तो ये तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये मुल्क में क्या हाल होना था। तो हम अपने मुल्क के लिए फैटफ की रिक्वायरमेंट पर लेजिस्लेशन करवा रहे हैं, और इन्होंने जनाब इतना बड़ा वो पकड़ा, इतना बड़ा वो ला दिया जी, इतना बड़ा जी, ये 34 शिक्के चेंज कर दे नैब में। अब नैब का फैटफ से क्या ताल्लुक है? इन्होंने समझा क्या इमरान खान काबू आ गया, अब तो ये डर के फैटफ की ब्लैक लिस्ट से, अब तो जनाब हमें ये 34 शिक्के साइन करके तो नैब को खत्म कर देगा। मतलब ये कि सिर्फ इनकी चोरी के केसेस खत्म हो जाए, बस। वन पॉइंट एजेंडा इनका। और मैंने आपको पहले दिन यहां से कहा था, पहले दिन यहां खड़े होकर मैंने कहा था कि इनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा। मैं इनको जानता हूं, जब ये सारे ऑपोजिशन में मेरे साथ थे। इनका सिर्फ एक खौफ है कि ये एनआरओ नहीं देगा, लिहाजा इसको इतना ब्लैकमेल करो। और अब फैटफ के ऊपर तो ये फंस गया है, तो अब इससे ले लो, इससे कंसेशन ले लो ताकि नैब खत्म हो जाए। अब सोचें, क्या इनको मुल्क का फिक्र है? क्या इनको नहीं पता था कि क्या होना है अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट पे चले जाते हैं? उसके बाद इन्होंने जलसे करने की कोशिश की, बड़ा जी पब्लिक निकालेंगे हम, मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा। मीनार पाकिस्तान का ये जानते नहीं। देखें, इनके भी आ गए एक शहजादा एक शहजादी जिन्होंने जिंदगी में कभी काम किया नहीं है, ना उनको पता है कि स्ट्रगल होती क्या है। जनाब मीनार पाकिस्तान खुद ही अखबारों के अंदर अपने आप को पैसे खर्च करके, अखबारों में जरा नुमाया करके, जनाब इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा कर लिया। अब मैं तो जानता हूं मीनार पाकिस्तान, और मैं तो अपने लाहौर को भी जानता हूं, मैं तो अपने लाहौर शहर को भी जानता हूं। वो लाहौर शहर मुल्क का कोई पैसा चोरी किया हो उसके खिलाफ तो निकलेगा, लेकिन बड़े बड़े डाकू अगर वो समझ रहे हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए लाहौर शहर को निकालेंगे, तो वही हुआ जो इनके साथ मीनार पाकिस्तान में हुआ। अब आके जो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने बड़ा अच्छा आपको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि ये क्यों जरूरी था ओपन बैलेट। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तो रिक्वायरमेंट है कि ऑनेस्ट हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो इन्होंने 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा हुआ कि जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज ने। और उसके बाद एकदम वहां से दोनों सब उधर से भाग के और कहते नहीं जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मैंने तब कह दिया कि खुफिया बैलेट का एक मकसद था, सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि हफीज शेख को हराएं, और वो जो आदमी जीता है पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। मैं एक चीज आपको आज कहता हूं, यूसुफ रजा के आप सिर्फ एसेट्स देख लें,
प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स है। भाई एक चीज देख लें, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा इसने क्या किया अपने जमाने में, तो उसको ला के यहां बैठा के तो जनाब इन्होंने सारा पैसा लगा के, और हमें सब पता था क्या हो रहा है, और उसको जाके जनाब इन्होंने हरवा दिया हफीज शेख को। अब क्या पैगाम किया सारे मुल्क में, इसका मैंने क्यों ये आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, इसका क्या पैगाम किया दुनिया में? सारे लोगों के सामने ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, या मैं तो खास दाद देना चाहता हूं, मेरे मेंबर्स बैठे हैं, ख्वातीन बैठी हैं जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे, इनको सारों को पैसे ऑफर कर रहे हैं। और फिर अगर मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आजादी खत्म कर रही है। मैं आपकी आजादी खत्म कर रहा हूं ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। स्पीकर साहब, मैं आज इस ओकेजन के ऊपर, क्योंकि मुझे इस पे काफी, मैं 2.5 साल ये बड़ी चीजें बर्दाश्त करता रहा हूं, और मैं इसलिए सब्र से करता रहा हूं क्योंकि मुल्क इतना हमारा मुश्किल में है। जो हमें टाइम मिला जब मेरी गवर्नमेंट आई, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि सारी जिंदगी मेरी तो स्ट्रगल में गुजरी। जो भी आप इंसान किसी चीज में compete करता है, अगर आपने मुल्क में अपने सबसे टॉप 11 खिलाड़ियों में पहुंचना है तो एक बहुत सारे मुल्क में मुकाबला करके आप पहुंचे, उसमें बड़ी स्ट्रगल होती है, ऊंच नीच होती है बड़ी। और फिर अगर आपको दुनिया के लेवल पे आपको अपना, अगर आपको मनवाना है, उसकी और एक स्ट्रगल होती है। और मेरी उससे ज्यादा बड़ी स्ट्रगल थी कि एक आदमी जाके हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करे, और वो भी कैंसर हॉस्पिटल, तो एक वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। पॉलिटिक्स में लंबी स्ट्रगल रही है, अकेला थोड़ा से लोगों के साथ शुरू हुआ था और स्ट्रगल करके 14-15 साल तो मजाक उड़ता था मेरा, सारे हंसते थे जब नाम सुनते थे मेरा। तो एक स्ट्रगल करके यहां पहुंचा। जो ये 2.5 साल में स्पीकर साहब मैंने स्ट्रगल की है, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल स्ट्रगल थी। और क्यों मुश्किल थी? क्योंकि जो ये 10 साल में, मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूं, एक एक इन्होंने इदारा तबाह किया। सिर्फ 10 साल पहले इदारों के हाल देख लें, कोई उदारा उठा ले, PIL ले, रेलवे ले, स्टील मिल 8 अरब रुपए का प्रॉफिट लेके बैठी थी। 8 अरब रुपया स्टील मिल में प्रॉफिट था जब तक जरदारी ने हाथ नहीं मारा उसको। अपना वो रियाज लाल जी फ्रंट मैन रख के हमारे सामने, मेरे पास आए लोग चेंबर वाले, उन्होंने कहा जी ये स्टील मिल सस्ती बिलेट्स उसको भेजा, उसके थ्रू पैसे दे रहा, वो स्टील मिल आज बंद पड़ी है। एक एक इदारा इन्होंने तबाह किया, भर्तियां की लोगों की, वो इदारे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहां पेंशन ही इतनी आ गई है कि कुछ बचता ही नहीं है सैलरीज और पेंशन के बाद के इदारे को ठीक कर सके। एक एक इदारा तबाह किया। मुल्क का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है, अगर आपका करंट अकाउंट यानी कि डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जा रहे हैं और कम अंदर आ रहे हैं तो प्रेशर रुपए पे पड़ता है, वो गिर जाता है। तो वो मैं आपको बता, जब रुपया गिरता है तो गुर्बत फैल जाती है मुल्क में। तो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो कि आपकी आमदनी और खर्चे, वो बड़ा डेफिसिट, सारे इदारे खसारे में। पावर कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने साइन किए स्पीकर साहब, ये उमर अयूब आपको बताएगा, वो यानी ऐसे लग रहा था कि किसी दुश्मन ने आके एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उनके अंदर वही पावर प्रोजेक्ट्स आप कहीं और देख लें, किसी और मुल्क में, बल्कि अपने मुल्क में देख लें, और वो देखें इन्होंने किस पैसे पर आए, वो किस पैसे पे। गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने आके उसी मुल्क से 30% कम पैसे पे गैस का